हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 के अंतर्गत हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर की लेखिका थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा और शीर्षक था मेरे बचपन के दिन। और मेरे बचपन के दिन अध्याय में हम पढ़ते समय यहाँ तक पहुँच गए थे कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा है वो 200 वर्षों के बाद अपने कुल में जन्म लेती हैं और नाम महादेवी रखा जाता है उनका, इसीलिए क्योंकि देवी की पूजा करके उनके बाबा उनसे देवी से मांग करते हैं कि मेरे घर में भी बेटी पैदा हो। और उसके बाद वो क्राफ्टवेज कॉलेज में जाती हैं। क्राफ्टवेज कॉलेज में हॉस्टल में रहते हुए उनकी साथी बनती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ वो कविता रचना आरंभ करती हैं। कविता सम्मेलन में, कवि सम्मेलनों में वो भाग लेने लग जाती हैं और हरिओत जी और इनके सानिध्य में वो कविता पाठ करती हैं। और लगभग वो कहते हैं कि मेरे को प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक मुझे नहीं मिले होंगे, उस समय ज़्यादा ही मिले होंगे। आगे की चर्चा कर लेते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि एक बार की घटना याद आती है। चलो उस घटना के बारे में जान लेते हैं कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार और सुंदर कटोरा था। नक्काशीदार क्या होता है? बेल बूटे निकाला हुआ, बेल बूटे। भाई कोई भी चीज होती है उस पर बेल बूटे उकेर देते हैं ना, तो वो नक्काशीदार कहलाता है। खोद खोद करके जिस पर बेल बूटे उकेरे जाते हैं। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी तो मुझे फायदा मिला उस चीज का, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला और चांदी का एक कटोरा मिला। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला है, भाई सहेली है, मित्र है, तो आकर के बताया कि मुझे कवि सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार के रूप में ये कटोरा मिला है चांदी का। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ, खीर बना के खिलाओ, इनाम में मिला है तो ये चीज करो। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, वही आनंद भवन जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित गतिविधियां होती थी। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने, यानी पैसे, आने मानी पैसे, उस समय पैसे की एक इकाई थी। जैसे आज रुपया है, 1 रुपया, 2 रुपया, फिर पहले 50 पैसे, 4 आने, 1 आने, 2 आने, ये होते थे। तो हम अपनी जेब खर्च में से, पॉकेट मनी में से एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। और जब बापू आते थे, बापू मतलब गांधी जी आते थे, तो वह पैसा उन्हें दे देते थे देश की आज़ादी के लिए, भाग लेने के लिए, आंदोलन के लिए। कोई फंड तो जुटाना ही पड़ता था ना। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। कभी कभी हम उत्साह में करते हैं कि कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको दिखाने चले जाते हैं कि ये कटोरा मुझे कविता सुनाने में मिला है, ये इनाम मुझे दौड़ में मिली है, ये इनाम मुझे निबंध प्रतियोगिता में मिली है, वगैरह वगैरह दिखाने जाते हैं। मैंने निकालकर बापू को दिखाया तो मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा, दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे किसके लिए? आज़ादी के आंदोलन के लिए, देश सेवा के लिए। क्या इसे दान करती है? अब मैं क्या करती? अब मैं क्या करती? ये कहती क्या कि नहीं दूंगी, सुभद्रा कुमारी चौहान को खीर खिलाऊंगी इसमें। इतने बड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्या मना कर सकते हैं? नहीं करा गया। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर गांधी जी ने ये नहीं कहा कविता कौन सी है, सुनाओ तो सही एक बार। नहीं, ये भी नहीं कहा। दुख इस बात का हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, कटोरा तो गांधी जी ले गए या गांधी जी को दे दिया देश सेवा के लिए। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। चिढ़ाते हैं ना, वैसे चिढ़ाया सुभद्रा जी ने भी कि और जाओ दिखाने के लिए। बड़ा उत्साह मचा था तब तो। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरी में खिलाओ, चाहे चांदी की कटोरी में, और चाहे फूल के कटोरे में,
खीर तो तुम्हें बनानी होगी। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि प्रथम पुरस्कार मिला, अपना कटोरा मैं बापू को दे दिया। फिर भी मैं मन से प्रसन्न हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा मैंने किसको दे दिया? गांधी जी को दे दिया। कौन देता है? अपने इनाम को लोग छुपा के रखते हैं या बिल्कुल सजा के रखते हैं। महादेव जी ने दे दी। ठीक है, खीर तो फिर भी बना के खिलानी पड़ेगी सुभद्रा जी को, वादा जो किया था। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। जाना पड़ता है भाई, वो 2 साल सीनियर भी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद चली गई वो। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निशा, क्या नाम है मराठी लड़की का? जेबू निशा, हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। महाराष्ट्र का एक जगह का नाम है कोल्हापुर, कोल्हापुरी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। होता है, कुछ लड़कियों को आदत होती है वो दूसरा काम भी कर देती हैं। और माधवी वर्मा को वैसे ही समय नहीं रहता था। लिखने पढ़ने वाले लोग अपने काम के बारे में बड़े आलसी होते हैं, तो जेबू निशा उनका काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था, समय मिल जाता था कविता लिखने के लिए। महादेवी वर्मा कह रही है जेबू निशा मेरी सहायता कर देती थी। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। भाई मराठी भाषा थोड़ी अलग होती है हिंदी से, तो जेबू निशा हिंदी बोलती थी लेकिन मराठी के शब्दों को जोड़ जोड़ करके बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। मराठी के शब्दों को मैं भी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम उस्तानी। ये अलग प्रदेश की लड़की है, अलग जगह की है। जीनत बेगम नाम है उसका। जेबुन जब इकड़े तिकड़े, ये थोड़ा सा जो मराठी भाषा के शब्द होते हैं ना, मराठी इकड़े तिकड़े, ऐसे कुछ शब्द आते हैं उसमें मराठी भाषा में। इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती, तो उस तानी जी से टोके बिना नहीं रहा जाता था। वो टोक देती थी उसे। वाह, क्या बोलती? वाह देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। मैं मराठी ही हूं और मैं तो मराठी ही बोलती हूं। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदारी साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। मराठी जो साड़ियाँ होती हैं वो धोती की तरह पहनी जाती हैं, जैसे पुरुष धोती पहनते हैं, किनारीदार होती हैं, किनारे पर उस पर अलग रंग का होता है। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे भाई, मराठी लोग तो मराठी बोलेंगे, हम राजस्थानी तो राजस्थानी बोलेंगे, गुजराती तो गुजराती बोलेंगे, तो इसमें क्या है? मैं मराठी बोलती हूँ, मराठी हूँ इसलिए बोलती हूँ। उस समय यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी उस समय। भाई आज़ादी से पहले सांप्रदायिकता इतनी थी भी नहीं। जब आज़ादी मिली तब सांप्रदायिकता बढ़ी, और वो भी किसके कारण? अंग्रेजों के कारण। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता के बीज बोए थे हमारे अंदर। तो उस समय इतनी सांप्रदायिकता कट्टरता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थी, अवध प्रदेश की जो थी। बुंदेलखंड की आती थी तो बुंदेली में भाषा बोलती थी। सब अपनी अपनी भाषा बोला करती थी लड़कियां उस जगह जो पढ़ने आती थी। कोई दिक्कत नहीं थी, सांप्रदायिकता थी नहीं, कोई अंतर नहीं था। और हम पढ़ते हिंदी में थे, पढ़ाई हमारी हिंदी में होती थी, और आम बोलचाल जो होती थी वो हमारी खुद की, खुद के प्रदेश की लोकल लैंग्वेज में हुआ करती थी। किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता हमारे अंदर नहीं थी। होता है, और आज़ादी से पहले थी भी नहीं। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ठीक, अपनी भाषा में बोलते हैं सभी। उर्दू भी पढ़ते थे लेकिन उर्दू का हिंदी का प्रयोग नहीं। ज़्यादातर लड़कियां अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, खुद की भाषा। ये था लेडी हॉस्टल उस समय का। फोटोज में आपको मिलता है देखने को। यह बहुत बड़ी बात थी। कौन सी बड़ी बात थी? पढ़ते हिंदी हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आपस में लड़कियां तो अपनी अपनी भाषा में। जेबुन निशा मराठी में बोलती है, बुंदेली बुंदेली में बोलती है, अवधि से जो आई लोग हैं, अवध प्रदेश से आई लड़कियां अवधि भी बोलती हैं। हम एक मैस में खाते थे। सांप्रदायिकता कहाँ होगी? देखो, हो ही नहीं सकती। अपनी अपनी भाषा बोलती हैं, हिंदी में पढ़ती हैं, एक मैस में खाती थी, एक प्रार्थना में खड़े होते थे,
कोई विवाद नहीं होता था। तो मैंने बताया विवाद तो आज़ादी के समय शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता के बीज बोने शुरू कर दिए हमारे नेताओं में ही बोए। आम जनता तो फिर भी बेचारी नहीं चाहती थी कि सांप्रदायिकता फैले। इन नेताओं का ही कमाल था कि आपस में लड़ाते गए, और अभी भी लड़ रहे हैं हम। आम जनता को कोई मतलब नहीं होता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, लेकिन ये लड़ाते हैं वोट बैंक के लिए। उस समय भी ऐसा ही था कि सांप्रदायिकता नहीं थी, धीरे धीरे उसको बढ़ाया, क्योंकि अपने अवसर के लिए, अपने लाभ के लिए लोग ऐसा करते हैं। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कौन सा क्रम? कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बिल्कुल हमारे संस्कार बचपन के समय दिए गए बुढ़ापे तक चलते हैं, छोड़ने पर भी नहीं छूटते हैं बचपन के संस्कार। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब साहब रहते थे। अब ये बचपन की बात बता रही है, हॉस्टल की बात नहीं बता रही। माधवी वर्मा कह रही है कि हम बचपन में जहाँ रहा करते थे ना, जहाँ भी रहते थे, वहाँ एक जवारा के नवाब साहब रहते थे। जवारा स्थान के, जैसे लखनऊ के नवाब लखनवी नवाब, वैसे ही जवारा के नवाब। उनकी नवाबी छीन ली गई थी। सबको पता है नवाबी उस समय किसने छीनी? अंग्रेजों ने छीनी, किसी पर कोई आरोप लगा करके, किसी पर कोई आरोप लगा करके। जैसे लक्ष्मीबाई का राज्य छीना की बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है। हजरत महल के ये छीना की अव्यवस्था फैल रही है, व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार बड़े बड़े नवाबों की नवाबी छीन ली थी अंग्रेजों ने। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे जवारा के, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो। वो बेगम साहिबा हमें कहती थी, हम बच्चों को, कि हमें ताई कहा करो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। चची जान, मुस्लिम लोग, नवाब लोग इस्लाम में चची जान कहते हैं, चची, और हम लोग ताई ताऊ ऐसे बोलते हैं। तो वो कहते थे कि तुम भी हमें ताई कहा करो, और हमारे बच्चे हैं वो आपकी मम्मी को चची जान कहेंगे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी कि आप हमारे बेटे को राखी बांधा करो। ये है हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता का वर्णन, कि किस प्रकार दो वर्ग, दो धर्म एक साथ रहते थे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई के। एक दूसरे के त्योहार एक दूसरे के घर पे मनाए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, छोटी बात थोड़ी है। तो वो कहती थी कि राखी बांधनी चाहिए। हाँ, उनके एक लड़का था, उनको राखी बांधने के लिए वो कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। बहन मानती थी वो अपने बेटे की, हमको। महादेवी वर्मा कहती है राखी के दिन सवेरे से उनको पानी भी नहीं पीने देती थी बेटों को, अपने बच्चों को, कि जब तक राखी न बांधे बहन पानी नहीं पीना आपको। कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार मतलब बिना आहार के, बिना खाने के, बिना भोजन के रहना चाहिए। जब तक बहनें खाना न, जब तक बहनें राखी न बांधे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए भाई को। तो अपने बेटों को भूखा रखती थी, बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, आ जाओ जल्दी से। माँ देवी वर्मा कहती है हमें बुलावा भेजती थी। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, मतलब हिंदू पहनावे की पोशाकें ही हमें मिला करती थी पुरस्कार में। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। उन बच्चों के लिए हरे कपड़े मुहर्रम के समय में बनते थे तो हमारे लिए भी बनाए जाते थे, बराबर समझती थी। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, क्या कहा? पिताजी से कहा, ताई साहिबा मतलब उस बेगम ने, देवर साहब से कहो कि हमारा नेग ठीक करके रखें। ताई साहिबा ने भिजवा दिया, नवाब की पत्नी ने हमारे पिताजी को कहा कि मेरा नेग तैयार कर लो, नेग मिल चाहिए मेरे को भी, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर के आई। वे छोटा बच्चा होता है तब जो भी महिलाएं आती हैं वो कपड़े लेकर के आती हैं।
तो उस बच्चे के लिए यानी मेरे भाई के लिए कपड़े लेकर के आई नवाब साहिबा। हमारी माँ को वो दुल्हन कहा करती थी। कहने लगी, दुल्हन, जिनके ताई चाची नहीं होते ना, वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। बहुत अच्छी बात कही। क्या बात कही? कि मेरी माँ को वो ताई या बेगम, नवाब की पत्नी, हमारी पड़ोसन, उन्होंने कहा। और वो माँ को क्या कहती थी? दुल्हन कहा करती कि दुल्हन, जिनके ताई और चाची नहीं हुआ करती थे ना, उनके बच्चे माँ के कपड़े पहनते हैं, वरना तो 6 महीने तक चाची और ताई के दिए हुए कपड़े ही पहनाए जाते हैं बच्चे को। इसलिए मैं आपके बेटे को कपड़े पहनाऊंगी, मेरे कपड़े पहनेगा ये 6 महीने तक। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इनका नाम मनमोहन रखती हूँ। महादेवी और माँ के भाई का नाम किसने रखा? बेगम साहिबा ने, ताई साहिबा ने। और क्या नाम रखा? मनमोहन। नाम बदला नहीं गया। ये नहीं है कि नहीं हम रखेंगे, मनमोहन रखा। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भी रहे, जिसका नाम किसने रखा था? नवाब साहिबा ने रखा था। ये होता है सांप्रदायिक एकता का मेल। जो छात्रावास में भी वो अपने साथियों के साथ एकता में रहती थी बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव के, और यहाँ पर भी वो सांप्रदायिक एकता में रहती हैं बिना किसी भेदभाव के। इसे कहते हैं सांप्रदायिक एकता। तो इसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है, जो प्रश्नों में बन सकती है कि किस प्रकार सांप्रदायिक एकता में महादेवी वर्मा ने बताया है, रहन सहन दिखाया है। वही मनमोहन वर्मा जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। कहने का तात्पर्य है यह कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी और उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वो अवधी बोलते थे, लेकिन उर्दू और हिंदी को भी पूरा सम्मान दिया जाता था। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि आज की स्थिति को देख करके, आज की स्थिति को देख करके जैसे वह सपना ही था और वो सपना खो गया? क्योंकि आज सांप्रदायिक कट्टरता है, सांप्रदायिक भेदभाव है, दंगे, लड़ाई झगड़े, वोट के लिए मारामारी होती है। उस समय ऐसा नहीं था, दोनों परिवार एकता में रहते थे। वो सपना ही लगता है जो उस समय था। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती, भारत की परिस्थिति कुछ और ही होती। क्या होती? 2 देश न बनते, 2 नहीं 3 देश न बनते, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश न बनते, ये लड़ाइयाँ नहीं होती, ये युद्ध नहीं होते, हम देश की स्थिति को बड़े आगे ले जाते, तीसरा देश हमारी कोई फ़ायदा नहीं उठाता। तो यही कहती हैं कि शायद वो सपना सत्य हो जाता, हम सांप्रदायिक एकता में रहते तो कथा कुछ और ही होती, भारत कुछ और ही होता, परिस्थिति कुछ और ही होती। ये तो था चैप्टर, और प्रश्नों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पता लगाएं, क्या पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की कैसी दशा थी? तो इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। समाज में उनको बराबर का अवसर, आदर नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था, मार दिया जाता था जन्मते ही। ये उस पर चर्चा भी की है। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां? आज के समय में लड़कियों के संबंध में परिस्थितियां बदली हैं, शिक्षा ने उस चीज़ को बदला है और बराबरी का हक मिला है, बराबरी का अवसर मिला है। लेकिन कुछ समाज आज भी लड़कियों को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, वो अभी भी भेदभाव करते हैं, जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, थोड़े और सुधार की आवश्यकता है। लेकिन पहले वाली स्थिति में सुधार तो हुआ है, ये हम कह सकते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उर्दू फारसी में उनका मन नहीं लगता था, वो हिंदी संस्कृत सीखना चाहती थी। और एक बार जब घर वालों ने मौलवी को ट्यूशन के रूप में लगाया तो वो चारपाई के नीचे छुप गई थी, और उसके बाद मौलवी का आना बंद हो गया, तो वो नहीं सीख पाई। ये उत्तर हो गया इसका भी। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखिका की माँ की व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में उन्होंने बताया कि घर में अरबी
फारसी का माहौल था, अंग्रेजी जानते थे पिताजी, हिंदी का कोई माहौल नहीं था। तो माँ जो आई अपने साथ से जबलपुर से, क्या लाई, हिंदी का माहौल लाई अपने साथ। हिंदी पढ़ी लिखी थी और मीराबाई के पद गाती थी, संस्कृत जानती थी, गीता पढ़ती थी, वो पूजा पाठ बहुत अधिक करती थी, ये उनकी विशेष विशेषता थी। हिंदी के प्रति लगाव था, ये विशेषता थी। पद गाती थी, प्रभाती गाती थी, ये उनकी विशेषताएं थी व्यक्तित्व की, जो इस उत्तर में हम लिख सकते हैं आराम से। जवारा के नवाब साहब के साथ पारिवारिक संबंधों में लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? क्योंकि आज सांप्रदायिकता, आज हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को दुश्मन बना के बैठे हैं। पता नहीं क्या राजनीति है, क्या बात है, सांप्रदायिक कट्टरता फैली हुई है, लड़ते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। जवारा के नवाब साहब के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, जन्मदिन एक दूसरे के यहाँ मनाए जाते थे। जब लेखिका के भाई पैदा हुआ तो उसका नामकरण जवारा की नवाब साहिबा ने किया, कपड़े लेकर के आई, उत्सव मनाए जाते हैं। रखी बंधवाती थी वो अपने बेटे के महादेवी वर्मा से। तो ये सांप्रदायिक एकता का वर्णन उन्होंने किया है, जो कहती है लेखिका कि आज के संदर्भ में, आज के इस सांप्रदायिक कट्टरवाद के बीच में वो संबंध एक सपना है जो उस समय हो गया था, और वो सपना पूरा नहीं हो पाया। अगर वो सपना होता तो देश की स्थिति कुछ दूसरी होती, हम बहुत अलग स्थिति में होते, लड़ते नहीं। आज ये सपना ही है, क्योंकि सांप्रदायिक कट्टरवाद ज़्यादा बढ़ गया है। जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत से काम करती थी। जेबुनिसा के साथ में आप होते तो क्या करते थे? क्या अपेक्षा होती महादेवी से, आपकी क्या अपेक्षा होती? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कभी कभार कि जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत सारे काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते या होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? कि महादेवी वर्मा से अपेक्षा यही होती कि अगर कोई लेखन में है तो वो मेहनत करे, लिखे। अगर उसका छोटा मोटा कार्य है तो साथी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। हॉस्टल जीवन में, छात्रावास जीवन में हम एक दूसरे का कर देते हैं कार्य। माधवी वर्मा के काव्य प्रतियोगिता में चांदी कटोरा मिला। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिलो, देश हित में आपदा निवारण के लिए देना पड़े तो कैसा अनुभव करेंगे? अच्छा अनुभव करेंगे, दे देंगे। भाई हमारा पुरस्कार है, हम अगर देश सेवा के लिए नहीं देंगे तो क्या करेंगे उसका? हम देश को बचाएंगे तो हम बचेंगे ना। इसलिए हम भी ऐसा ही अनुभव करेंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे। जो मिलेगा तो जरूर जरूर देंगे। आपदा के समय बहुत से लोग देते हैं अपनी अच्छी चीज़ों को, हम भी दे देंगे। तो ये कुछ विशेष प्रश्न थे। मैं समझता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर पर हमने चर्चा की। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।